कि पैसे तो आ जाएंगे, जान वापस नहीं आएगी। हम वहीं थे और ज़हनी तौर पे ये था कि भाई ठीक है, हम इतने साल यहाँ गुजारे हैं तो शायद यहीं के होकर रह जाए। सोच ये नहीं थी मेरी वालिद की कि हम निकलें। तो फिर वहाँ से आप लोग जब निकले तो फिर पाकिस्तान आप एंटर किस जगह से? बंगालियों के साथ हमारा सलूक बहुत अच्छा था। तो जो 20 रुपए देते थे तो आपका राशन तो 20 रुपए का ही, आपको पॉकेट मनी होने तो सिगरेट का आप उसी में पूरा हाँ मिल जाती थी सिगरेट उधर। तो वो इंडियन सोल्जर्स कुछ आए थे, मैंने कहा यार सिगरेट का पैकेट मिल जाएगा। पैसे दिए उसको, बुला के मुझे एक डब्बी दी, मुझे याद नहीं उसका नाम क्या था, मगर वो मैंने जब कश लगाया तो खांसी निकल आई। इट वॉज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरिबल सिगरेट। तो इंजीनियरिंग में हम थे, तो फाइनल ईयर में 71 में पहुंच गए थे। हालात 71 के आपको पता है कि जी, because I was looking at the time period, right? खराब होने लगे और 25 मार्च को आर्मी एक्शन हुआ। जी, आर्मी एक्शन जब ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, बिकॉज इट वाज वर्चुअली बीन टेकन ओवर बाय द बंगाली सिविल डिसोबीडियंस वगैरह सिलसिला शुरू हो गया था। जब आर्मी एक्शन हुआ तो लॉट ऑफ पीपल गॉट किल्ड। तो नंबर्स समटाइम्स आर गिवन एज हॉरेंडस नंबर्स, इतने तो नहीं थे। आई थिंक रिसर्च के बाद दे प्रॉब्ली फिगर्ड आउट अबाउट 30,000 पीपल। ओके। अब इसमें जो नॉन बंगालीज थे उस पीरियड में, उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई हैं जो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड कहीं नहीं हुई है। बट हम ढाके में थे, ढाके में हमारे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा। और शायद उसकी वजह ये थी कि हम एक अच्छे इलाके में रहते थे, और दूसरी ये वजह थी कि हम बंगालियों के साथ हमारा सलूक बहुत अच्छा था। जी। ख़ास तौर पे वो पीरियड जब ये जंग शुरू हुई, आर्मी एक्शन हुआ जंग से पहले की, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज अफ्रेड ऑफ नाइट रेड्स। जी जी जी। तो सारे जो महल्ले के 3-4 घर वाले होते थे, बंगाली थे सारे, जी जी। वो हमारे घर में रात गुजारते थे। जी जी। तो जब 16 दिसंबर को सरेंडर भी हो गया, तो वी वर कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बंगालीज। ओके। कि आपको कुछ नहीं होगा, वी आर देयर फॉर यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक और रुख की कहानी है। But we want to go towards it because that's how we transition. You're entering into Pakistan, but that's how we want to hear that story. So I think our final year classes जब शुरू हुई तो एक आध क्लास हुई मार्च अप्रैल में, और फिर there was hardly any attendance, तो फिर क्लासेस भी कंटिन्यू नहीं। You were in the final years. Final year in the fall of 71. Dhaka happens. दिसंबर 16 दिसंबर फिर आप पाकिस्तान कब आपका? तो हम वहीं थे और ज़हनी तौर पे ये था कि भाई ठीक है, हम इतने साल यहाँ गुजारे हैं तो शायद यहीं के होकर रह जाए। सोच ये नहीं थी मेरी वालिद की कि हम निकलें, मगर वो एक ऐसी पीरियड थी कि फ्लक्स बहुत ज़्यादा था ज़िंदगी में। One of my number 2 brother had joined the army and he had been commissioned just a few weeks before the war started. So he had come to visit us. जी। आई थिंक दिसंबर में वॉर शुरू हुई, नवंबर में वो आया था, प्रॉब्ली लास्ट फ्लाइट से वो फिर वापस अपनी। वो तीसरे भाई जो आपके थे? नंबर 2। ओके। So who ultimately became the MD of Sui Gas. तो हालात ख़राब होते रहे और मार्च 25 के बाद से लेके फिर फॉर्मल हॉस्टिलिटीज़ शुरू हो गई नवंबर के एंड में, और आई थिंक मेजर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर was 2 दिसंबर और समथिंग लाइक दैट। 2 हफ्ते की वॉर थी, 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। समथिंग दैट वी हैड never expected would happen. जी। तो हम थे अपने घरों में, मगर ये कि फियर था जी, क्योंकि शुरू के 2-3 हफ्ते तो मुक्ति बाहिनी वगैरह जितने थे वो तो अपने जॉय बांग्ला यानी सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम, वो सिलसिला था। और फिर 2-3 हफ्ते के बाद जो अच्छे लोग नहीं थे उन्होंने कहा चलो अब पैसे बनाते हैं।
पैसे अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे जो नॉन बंगालीज थे उनके, तो वो एक मसला था। फिर मैं और अजीम तो यहाँ था, मैं और नंबर 3 ब्रदर वो द काइंड ऑफ एडल्ट्स। I was maybe 20 years and Naeem was 17 years. जी तो we both were living in our friend's house. हम अपने घर से निकल गए थे क्योंकि कभी छापे वापे पड़ गए, take away the younger people. So one day my father was kidnapped. This was in January sometime. घर से आके वो 3-4 लोग आए, पकड़ के उन्होंने ऑटो रिक्शा जो होते हैं उसमें रखे, लेके चले गए। और मैं अपने दोस्त के घर था तो घर पे फ़ोन आया, आईफोन का ज़माना तो था नहीं कि ऐसी ऐसी बात हुई है। खैर मैं दोस्त के साथ, शफीक उद्दौला उसका नाम है, बहुत ही अजीज़ दोस्त है, अभी भी कैलिफोर्निया में रहता है, बहुत प्यारा दोस्त है। तो उसके साथ मिल करके हम पता लगा कि घर पहुँचे हम। तो घर जब पहुँचे तो फिर ख़बर आई कि वो लाल बाग पुलिस स्टेशन में मेरे वालिद पहुँचे हुए हैं। सही। तो वहाँ हम पहुँचे तो माई फादर वॉज देयर। सो समहाउ ही हैड मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम दैट ऑटो रिक्शा। ही जस्ट जम्प्ड आउट। राइट। व्हेन ही जम्प्ड आउट, वो ऑटो रिक्शा कहीं स्लो डाउन हुआ, कोई तकरीब हो रही थी, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए ही जम्प्ड आउट। तो वहाँ पुलिस वाले जब थे तो वो लोग भाग गए और ही गॉट सेव्ड। Tough times, Khurram, those. So I think he got back home safe and sound, and that's when we decided कि यार अब ज़िंदगी पे आ गई ये बात, तो फिर ये इलाका रहने के काबिल नहीं है। तो उस टाइम भी वो पाकिस्तान ही था ना? अभी तो नहीं, बांग्लादेश बन चुका था। बांग्लादेश बन गया। 16 दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूँ। किस्सा 16 दिसंबर 1971 71 ओके, वो अनाउंसमेंट हो चुकी। ओके, हो तो गया। फिर आप लोगों ने सफर कैसे किया पाकिस्तान का? This program is sponsored by Ox Commercial Air Conditioners and Cosmix Engineering. So हुआ ये कि ये जनवरी में ये किडनैपिंग हुई जी। and I think this was around the middle of January. जी। Then we decided to say कि no, let's get out. So पता लगाया तो पता लगा कि रेड क्रॉस ने एक कैंप बनाया है जी। इंडियन आर्मी के साथ मिलके, उसका नाम था किलो कैंप। जी। वो रिपैट्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने रेड क्रॉस को कॉल किया तो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाइए कैंप में। और तो मैंने पूछा कितने दिनों में रिपैट्रिएशन हो जाएगी? इज 3 to 4 months वी एक्सपेक्टिंग दैट रिपैट्रिएशन विल हैपन। तो फिर आप लोग सारे लोग कैंप में चले गए? जी, सिलसिला ये हुआ, आई टोल्ड यू अबाउट माय फादर्स किडनैपिंग, दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड, कॉल्ड अप रेड क्रॉस एंड दे सेड कम ओवर टू द कैंप। ये किलो कैंप के नाम से था, इट वाज इन द कैंटोनमेंट एरिया। जी। And it was run by Red Cross and the Army. So the day we decided to move, we put everything in one car. तो अब एक गाड़ी में कितनी चीज़ें आ सकती थी? And how many members of the family उस time पे आपकी थी? Well, father and mother, and then 5 brothers and a sister. छठा भाई जो था वो यहाँ commissioned army में था. So we put ourselves in the car and we drove down to the kilo camp, and obviously दाखिल हो गए कैंप में। मैं नहीं इंटर हुआ। अच्छा। And this was the middle of January 1972। जी जी। तो मैं अपने दोस्त के घर में रह रहा था। सही। और घर भरा हुआ था हमारा चीज़ों से, कैश नहीं था हमारे पास बिकॉज अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। तो मैं अपने घर की चीज़ें बेचने का सिलसिला शुरू किया। तो वही नेबरहुड में लोगों ने ख़रीदा, कुछ हाथ में कैश आया, और फिर वो डे अनाउंस हो गया कि भाई नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू बी मूविंग टू इंडिया। राइट। तो उस शाम को मैंने कैंप गया जी। और मैं वालिदा को कहा कि आप लोग जाएं, मैं रहूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ के कैसे चले जा रहे हैं। जी। तो मैं रहता हूँ, हालात बेहतर होंगे, कुछ ठिकाना लगा के फिर मैं आ जाऊँगा। जी। तो मेरी वालिदा रोना शुरू कर दी कि भाई तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे वालिद, बड़ा इमोशनल सीन हो गया। मैं अपनी गाड़ी और दोस्तों के साथ गया था वहाँ कैंप। तो he took me by my hand and took me aside and he said, look Fahim, when I had come from India, Hyderabad, I had nothing on me, but God has given us so much.
for some reason is being taken away. I don't know why, but it's been taken away. Inshallah, he will give it back to us. मटेरियल चीज़ों के वजह से तुम अपनी ज़िंदगी दाव पे ना लगाओ. इंशाल्लाह ये सब वापस आ जाएगा. Wise decision. और उनकी बातों में एक यकीन का अंसर इतना था कि मैंने बहस नहीं की. जी. मैं उस वक्त तैयार हो गया कि ठीक है. गाड़ी की चाबी मैंने अपने दोस्त शफीक को हैंड ओवर की जी. और फिर कैंप में दाखिल हो गया. और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ट्रक्स आ गई. ट्रक्स में हमने अपने सामान वामान डाले. हमें कह दिया गया था कि भैया हफ्ते 10 दिन का सफ़र होगा तो आप ड्राई राशंस अपने साथ ले लें. जी. जो कुछ हम ले सकते थे ले लिया था. और फिर वो सफ़र शुरू हुआ ढाका से नारायणगंज में स्टीमर पे खुलना. तो खुलना से फिर ट्रेन इनटू इंडिया. दिस वाज द रूट. तो जब हम कैंटोनमेंट से निकले तो हमें कहा गया था कि भाई सारे शटर्स आप जो है ना ट्रेन की वो डाउन कर लें क्योंकि पथराव होता है रास्ते में. तो जैसे ही हम कैंटोनमेंट इलाके से बाहर निकले तो हमें आवाज़ आने लगी पथराव की. बड़े बड़े पत्थर ट्रेन पे मारे जा रहे थे. अब ट्रेन एक बोगी जो होती है आपको अंदाज़ा है. मैं इस एंड में बैठा हुआ था और सामने जो खिड़की थी ना वो कुछ 6-8 इंच फंसी हुई थी, खुली हुई थी. तो उसमें से एक पत्थर आके मेरी आंख पे लगा. ओह बैंग. एंड इट वाज अ ह्यूज ब्लो. खून ऑल ऑफ दैट. और हालात ज़हनी ऐसे थे कि मुझे फ़िक्र अपनी नहीं थी. जी. मैं ये सोच रहा था कि यार आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. जवां मर्द जिसको कहते हैं. जी. बखिया सारे बच्चे हैं तो ये कैसा संभाला जाएगा सफ़र. एनीवे हम नारायणगंज पहुँचे. वहाँ पे ट्रेन से उतरे तो फर्स्ट एड का एक स्टेशन था उनके पास. वहाँ उन्होंने मरहम पट्टी की. देखा आँख को महफूज थी. जी. इधर कटवट गया था. तो आई वॉज ऑल्सो ओके. लिटिल ग्रॉगी. सामान आप खुद उठाना होता था बिकॉज देयर वाज नो कुली कोई नहीं था. सो यू वर ऑन योर ओन. तो सामान उठा करके फिर हम स्टीमर में डाले. और स्टीमर का शायद एक दिन का सफ़र था. फिर हम नारायणगंज पहुँचे. नारायणगंज नहीं बल्कि खुलना पहुँचे. खुलना में उन्होंने ट्रेन पे हमें लोड किया और फिर वहाँ से एंट्री हो गई इंडिया में. And then we just kept traveling for I think about 7-8 days. And this we left Dhaka. I think the date was something like 21st or 22nd January. And we landed in Roorkee, which is about 300 miles from Delhi, on the 1st of February. Right. सिगरेट पीता था मैं उस ज़माने में. तो सिगरेट ख़त्म हो गए थे जो हमने साथ कैरी किया था. तो रूड़की स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो दरवाज़ा खुला. गार्ड्स की उतनी परेशानी नहीं थी उस वक्त. तो वो इंडियन सोल्जर्स कुछ आए थे. मैंने कहा यार सिगरेट का पैकेट मिल जाएगा. पैसे दिए उसके. वो ला के मुझे एक डब्बी दी. मुझे याद नहीं उसका नाम क्या था मगर वो मैंने जब कश लगाया तो खांसी निकल आई. इट वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरिबल सिगरेट्स. एनीवे सो got down from the train station and 1st February very cold in Roorkee. And it was raining lightly. So स्टेशन से ट्रक में डाल के किसी पॉइंट पे रोका. फिर वहाँ से हमें सामान लेके वॉक करना पड़ा अप टू द बैरक्स. अब यार जो कुछ 1-2 सूटकेसेस थे वो ले करके वॉक करना. आई रिमेंबर व्हेन आई लैंडेड इन द बैरक वो डाल के मैं लेट गया फ्लैट. आई वाज सो टायर्ड. This program is sponsored by Fahrenheit MEP Innovations. But you couldn't give up because you had to fend for your family. And this camp was like अगर आपने The Great Escape movie देखी है स्टीवन मैकक्वीन. Many people relate to that. उसी किस्म का था. These were just army barracks. लंबे barracks होते थे. वो बैरक्स ही थे. वो हमारे कैंप 33 में 1, 2, 3, 4, 5 बैरक्स थे. फिर एक लंगर था. बार्ब्ड वायर सेंट्री टावर्स द एंड. और फिर रोड जो थी उसके ऊपर पहरा होता था सेंट्री का. तो वहाँ दाखिल हो गया.
1st February. I remember those dates very clearly. तो बैरक्स में काफ़ी सारे लोग थे जी और बड़े बड़े कमरे होते थे, तो उसमें 4-4 3-3 फैमिलीज एक एक कमरे में, तो कुछ पर्दा वर्दा डाल के हमने अपने सब डिवाइडर्स क्रिएट कर लिए थे, तो हमें एक जगह मिल गई थी। हमारे साथ एक फैमिली और थी मुबारक साहब की, जो वाज गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर, ही हिज वाइफ एंड ही हैड 4 daughters एंड अ सन। तो हम साथ ही थे। हमारे साइड में एक फैमिली और थी, वो भी अच्छे खासे नंबर में थे। The husband wasn't there, the brother, the mother, 2 sons and 3 daughters, and so on and so forth. So, you know, so the camp life started. कितने अरसे रहे उस कैंप के अंदर? 1st February 1972 में दाखिला हुआ हमारा, और हम निकले हैं December 73. So 22 months. So 22 months. 22 long months. 22 months. Right. तो फिर वहाँ से आप लोग जब निकले तो फिर पाकिस्तान आप एंटर किस जगह से? वो कैंप की भी थोड़ी सी कहानियाँ सुना जी, जी, कि जी, जी। जब कैंप में हम दाखिल हो गए, सेटल हो गए, तो कैंप कमांडर साहब आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आई वांट अ कैंप कमांडर। जी माय फादर वाज स्टैंडिंग राइट देयर एंड ही वाज टॉकिंग टू हिम, तो उन्होंने कहा आप कैंप कमांडर बन जाए। My father said, okay. So my father was nominated as the camp commander from the civilian side, obviously. तो इंडियन आर्मी का ट्रीटमेंट वाज नॉट बैड, बिकॉज हमें इतना बड़ा रिलीफ मिला कि आप उस माहौल से निकल आए जहाँ से आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं थी, टू एटलीस्ट लोकेशन जहाँ आपकी ज़िंदगी महफूज थी। जो चीज़ आपके पास नहीं थी वो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं थी। जी यू वर इन द कन्फाइंस ऑफ द कैंप। जी जी खाना जो होता था आपका, वो आपको खुद पकाना पड़ता था। रॉ लंगर आपको मिल जाता था, जिसमें चावल, गेहूँ नहीं, आटा बल्कि ये 2 चीज़ें होती थी। कुकिंग ऑयल होती थी, नो मीट एट ऑल। सब्जियां होती थी, आलू है, पालक है। टींडे इतने खाए हम वहाँ पे कि अब टींडे की शक्ल देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो फिर वो हमने अपना निज़ाम खुद तरतीब दिया कि भाई कोई लंगर कमांडर बनाए हम। फिर वो ऑब्वियसली शिफ्टों में लंगर चलता था। तो सुबह पूरी और चाय से नाश्ता होता था। फिर दोपहर खाने में वो चावल होती थी, दाल होती थी, दाल भी वो काली दाल होती थी, और सब्ज़ी। डिनर भी वुड बी अबाउट द सेम। सो भी वो हमारे फिर लंगर स्टाफ हमने क्रिएट किया। फिर हमने एक छोटा सा क्लरिकल स्टाफ क्रिएट किया। वो उसी ज़िंदगी 22 महीने गुजारना था हमने। जो सफाई ऑफ द बाथरूम के लिए जमादार आते थे, जी बकिया सफाई आपकी जिम्मेदारी खुद होती थी। और शुरू में इंडियन आर्मी धौंस जमाने के लिए कि हम प्रिजनर्स हैं, वी हैव कंट्रोल ओवर यू, तो रात के 2 बजे सीटी बजती थी। सीटी जब बजती थी तो आप उड़ जाते थे ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है, काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग में होता था कि मर्द हजरात बाहर लाइन अप करें ऑन दी ओपन ग्राउंड, और ख़वातीन जो है वो बैठी रहें अपनी जगह, और फिर वो गिनती होती थी कि हाँ भी एवरीबडी इज़ अकाउंटेड फॉर। तो ये उन्होंने ऐसा दिला दिया कि हम असीर हैं, हम प्रिजनर्स, एंड वी हैव नो राइट्स, यू हैव टू डू व्हाट वी टेल यू टू डू। बट दे गिव अस फैसिलिटीज लाइक वॉलीबॉल दे दिया, तो वॉलीबॉल हमारा नेट होता था। क्रिकेट की कुछ चीज़ें दे दी। क्रिकेट अंदर तो खेला नहीं जा सकता था, वंस इन अ वाइल बाहर जाके हम खेल लेते थे, वो एक फील्ड में वो खिलवाते थे। एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो ऑप्टिकल, बिकॉज उसकी सारी फिल्मिंग होती थी और फिर दिखाई जाती होगी दुनिया में कि देखो हम कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तो रेड क्रॉस वाले आते थे हमारे पास। जब रेड क्रॉस वाले आते थे तो हम ऑब्वियसली शोर करते थे कि यार वो खाना कितना ख़राब है और ये और वो है। एंड every time the Red Cross people will come and then go away, obviously they would go and talk कि यार prisoners ये कह रहे हैं। तो उस दिन और दूसरे 2-3 दिन तक वो गिनती ज़रूर होती थी। गिनती होती थी, और एक और होता था कि छिलाई, घास की छिलाई। अच्छा। तो छिलाई करके लिपाई करें आप। This was the fatigue through which we went.
तो हम जब दाखिल हुए थे वो रीजनेबली ग्रीन, जी जी जी। मगर हम जब निकले हैं तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं था, एवरी बिट ऑफ ग्राउंड हैड बीन लिक्विफाइड. Other than that, you know, I used to tell people over there in those days कि यार यहाँ तो तुम बड़े आराम से हो, तुम्हें खाना मिल जा रहा है मुफ्त का, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हो रही है. तुम्हारी असल मुसीबत तो शुरू होगी जब तुम्हें आज़ादी मिलेगी और ज़िंदगी दोबारा तुम्हें बनाना होगा. तो शुक्र अदा करो. और देखने का मौका मिला, you know, how people behave in those circumstances, from very rich people to all kinds of people. You know, there was no random picking थी, तो हर किस्म के लोग थे उसमें. एक मस्जिद बनाई, मौलाना साहब भी एक हो गए तो नमाज भी पढ़ाने लगे. मेरे नमाज का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ. उससे पहले I was not very regular about नमाज. चेस का सिलसिला मेरा शौक़ है बहुत ज़्यादा, वो भी वहाँ से शुरू हुआ. उस ज़माने में फिशर और कैस्परोव का इंटरनेशनल मैचेस चल रहे थे. तो हमें एक अखबार दे दिया जाता था, तो उसमें उनकी चेस की दास्तानें आती थी, तो उसको पढ़ के और एक्साइटमेंट होती थी. This podcast is sponsored by CAF Facility Management. तो चेस सेट अच्छा होता ये था कि they would give you 20 rupees per family. जी जी जी. Per person. राशन करते थे वो सब. 20 rupees per person आपको राशन मिलता था, और 20 रुपए मिलते थे per person for other things, you know, आपको लोशन चाहिए, तेल चाहिए. तो वो पैसे फिर महीने भर खर्च होते थे. मैं I was the क्या कहलाता था वो, कैंटीन कमांडर. तो वो एक बनिया था जो हर हफ्ते आता था, उसको फिर मैं कंपाइल करके ऑर्डर देता था. तो वो जब आता था मेरा काम होता था कि सब चीज़ें सबको पहुंचाऊं, सबका हिसाब किताब लिख के दूं. तो वो एक मेरी मसरूफियत रहती थी उस सिलसिले में. मगर फ्री टाइम बहुत था उस ज़माने में. ऑब्वियसली चेस खेलते थे हम आपस में. तो वो जो 20 रुपए देते थे, तो आपका राशन तो 20 रुपए का ही, आपको पॉकेट मनी होगी, तो सिगरेट का आप उसी में पूरा हाँ मिल जाती थी सिगरेट उधर. यार मिल जाती थी. 2 रुपए की सिगरेट का पैकेट होता था. वेरी चीप स्टफ. But then you would also, you know, be very careful about how you spend things. पर बड़ी क्या कहते हैं उसको, इनोवेटिव कुकिंग्स भी होती थी. एक खातून थी, वो शलजम दिया जाता था. शलजम के छिलके से वो खातून बनाती थी शामी कबाब. अच्छा. और जब आप उसको खाते थे तो लगता था कि आप मीट खा रहे हो. लिटिल थिंग्स लाइक दैट. कभी कभार वो आर्मी राशन हमें इधर उधर से मिल जाते, जो पाकिस्तानी आर्मी राशन होते थे, जिसमें मिंस्ड मीट कीमा होता था, जिसमें छोले होते थे. तो वो ईद वाला सिलसिला बन जाता था कि, यू नो, समथिंग डिफरेंट. तो हमारा कैंप था, साथ ऑफिसर्स कैंप था, और साइड में कैंप 44 था. सो दैट वाज द लाइफ इन द कैंप. ग्रेट लर्निंग. आई थिंक जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे की अहमियत होती तो है, मगर उसके लिए आप जान खपाने की ज़रूरत नहीं है. आपके दीगर चीज़ें जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं. क्योंकि हम जब ईस्ट पाकिस्तान से निकले और यहाँ पहुँचे हैं, तो हम मटेरियली तो हम कुछ भी लेके नहीं आए ना. पैसे लेके आए, सामान लेके आए, खा लिया. हम तालीम और तरबियत ये हमारे साथ रही. और जैसे तुमने कुछ देर पहले कहा था कि ये जेवर होता है हर शख्स का, तो तालीम और तरबियत वाकई जेवर होता है कि आप कहीं भी जा रही हैं, आप अपने साथ लिए फिर रहे हैं. तो हर चीज़ छिन जाए, ये आपसे छिन नहीं सकती. एंड आई थिंक दिस हैज शेप्ड माय लाइफ. आई रिमेंबर कादमी साहब जो मेरे बॉस थे, किसी वक्त पता नहीं क्या गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने उनसे एक जुमला कहा था कि कादमी साहब, मैंने पैसे छिनते हुए देखा है, और मुझे पता है कि पैसे की अहमियत कितनी है, जो आपको भी नहीं पता है. ऐसे एक उनका जुमला कहा था. कॉन्टेक्स्ट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है. बट यू नो, मनी इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स यू नीड, बट there's a right way to earn money, and I've always believed in that right way. And that has come out of this situation when I realized that you don't have to do dishonesty to get money, because it'll get taken away. The important thing is integrity and honesty and all of that. तो 22 महीने हमने यहाँ गुजारे, और फिर सिमला एग्रीमेंट का सिलसिला शुरू हुआ बीच में. दिस वाज लाइक 1 year after we landed there. और बड़ी उम्मीदें थी हमारी
कि सिमला एग्रीमेंट में कुछ फैसला हो जाएगा और हमारी रिपैट्रिएशन हो जाएगी, वो नहीं हुई। और आप यकीन करो खुर्रम, मुझे आज तक याद है कि हमारे कैंप में जो माहौल था उस दिन जब ये पता लगा कि यार नहीं हुई, नो रिपैट्रिएशन, इट वाज लाइक कि हर घर में एक मौत हुई है, वो कैफियत थी। मातम का समा हो गया। हाँ, मातम का समा था बिल्कुल, कि यार सब मुंह लटके हुए हैं। तो वो सिलसिला था। ख़त व किताबत हमारी जारी थी। वो POW के स्टैंडर्ड एरोग्राम्स होते थे, वो आप लिख करके सबमिट करते थे, वो खुद ही वो पढ़ करके फिर वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू यू कुड कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पार्सल्स भी लोग भेजते थे तो वो भी पहुंच जाते थे। तो मगर कभी कभार हम ये भी करते थे कि वो चीज़ें जो हम उस एरोग्राम में नहीं लिख सकते थे वो हम सादे कागज़ में लिख करके वो बनिया के थ्रू मैं पोस्ट करवाता था। जी। सो बनिया वाज माय गो टू पर्सन फॉर ऑल ऑफ सच लेटर्स। तो एक दिन हुआ ये कि कैंप कमांडर आ गया दफ्तर हमारे कैंप में और कहने लगा फ़हीम को बुलाओ। तो आई वाज कॉल्ड, he said come along with me. So he took me to a store not too far from the camp, in fact almost adjoining the camp, and he's sitting there in the chair, I'm standing, and he's got Subedar with him. He said, तुम ये खत भेजे हो? So I knew that when he's saying this, I can't lie, I can't tell him no. I said yes. So he said, I knew it was you because I recognized your handwriting. वो मेरी सारी clerical work जो होती थी, लिस्टें विस्टें ये वो बन के जानी है. I recognized your handwriting, that's your letter. जी सर, yes it is. कैसे भेजा तुमने? मैंने कहा यार अगर मैं बनिया का नाम लूँ, सोर्सेस तो बेचारा जो है वो आताब में आ जाएगा। So I said सर, वो यहाँ सेंट्री जो फिर रहे होते हैं उनको कुछ पैसे दे करके, तो कौन था सेंट्री, कब था ये? सर एक आध वक्त हुआ है, I don't even remember. No, you're lying. No, sir, I'm telling the truth. सूबेदार वो कहता है ले जाओ उसको अंदर जा सिखाओ। तो सूबेदार वो कमरे में लेके गया and he started kicking me with his boots, hitting me on my feet. And obviously it was very painful. तो मैं क्या करूँ, उस वक्त दिमाग में ये आया कि यार अगर मैं कुछ ना करूँ तो ये तो मारते ही रहेगा मुझे। तो मैं तो ऐसे चीखना शुरू किया जैसे कि मेरी जान निकल रही थी। हालांकि it wasn't all that bad, but my legs were getting bruised. और वो चीख जो है वो कैंप तक भी आवाज़ लोगों को जा रही थी। तो 6-8-10 किक्स लगाए and I didn't change my story, so I was brought back to the commander. कि सर so you're not telling me the truth. I've told you what I have to. He said, all right, you go back to the camp and then we'll put you on quarter guard. So I was taken back to the camp. तो वहाँ रोना धोना हो रहा था, especially my parents. Everybody in the camp was कोई तावीज़ दे रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई ये कोई वो, और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ओवरनाइट पैक कर लिया था कि अब लेके जाएंगे, मुझे क्वार्टर गार्ड में डालेंगे। Pakistan Chiller House. Refurbished, imported equipment with full warranty, commissioning and complete backup service. But he didn't do that. Right. He didn't take me to quarter guard, so बात रफा दफा हो गई। वो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। उसके बाद वही 2 साल के बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि यार अब रिपैट्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो उसके लिए फिर देयर वाज लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क कि हमारे कैंप में जो प्रॉब्ली लाइक 300 पीपल, उनकी लिस्टें बननी थी। एंड आई थिंक उनका रिक्वायरमेंट ये थी कि ग्रुप्स बने और एक ग्रुप में शायद 15 या 20 लोग होते थे। तो ग्रुप्स को बनाना था ताकि लोग इकट्ठा रहें एज मच एज पॉसिबल। वो काम मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर के ये काम कर रहा था। कैंप 33 वाज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। एक में सारे फौजी होते थे, दूसरे में सिविलियन और थर्ड में ऑफिसर्स। तो फौजी की रिपैट्रिएशन पहले हो गई थी, सिविलियन बाकी थे। तो हम ये चूँकि ये सारा बनाना था तो हमने कहा कि यार वो उधर का ऑफिस खाली पड़ा हुआ, उसमें हम बैठ के काम कर लेते हैं। तो दे सेड ओके, यू सिट हियर एंड वर्क। तो वो एक हॉल था बहुत लंबा चौड़ा, उसमें यहाँ टेबल चेयर रखी हुई, एक लाइट जल रही है, और पीछे जो है ना वो सारे जो खटिया होते थे जिसके ऊपर सोते थे। अच्छा, ये कठिए की भी कहानी ये है कि उसमें जो खटमल होते थे
इसीलिए खटिया उसको कहते थे। whatever the reason is, खटमल की वजह से खटिया कहा जाता है। बट हमारी एक वीकली रूटीन होती थी कि हम पानी गर्म करके वो डालते थे सुराखों में ताकि खटमल मारे, इतने खटमल जैसे। तो खैर जो मैं बात कह रहा था कि ऐसी टेबल पे हम काम कर रहे हैं और शाम के 6 बजे का वक्त है, इतनी थोड़ी सी लाइट है टेबल पे, तो हम काम किए जा रहे हैं। फिर मेरी नज़र फ्लोर पे पड़ी, पीछे खटिया पायल जी। तो आई सॉ समथिंग मूव ऑन द फ्लोर। जब गौर से देखा तो खटमल थे, वो हमें स्मेल करके वो सारे खटिया से निकल करके लाइक एन आर्मी दे वर एडवांसिंग टुवर्ड्स अस एंड थाउजेंड्स ऑफ देम लिटरली स्लोली मूविंग टुवर्ड्स अस। खैर हम लपेट के फौरन आगे वहाँ से, बट दैट सीन आई कांट फॉरगेट, यू नो दोस खटमल्स क्रॉलिंग टुवर्ड्स अस, यू नो स्मेल इनकी देखो कैसी होगी। जी हम कोने में बैठे थे और कहाँ से सुन करके आए हमारी तरफ। तो खैर ये सारी ग्रुप्स बन गई हैं और फिर वो हर बैग्स के ऊपर हर फैमिली का नाम लिखा गया कि किस बैग कौन सी फैमिली का है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। फिर रिपैट्रिएशन का सिलसिला हुआ। आई थिंक इट वाज वन डे ट्रिप एंड वी वर एट द वाघा बॉर्डर एंड वी क्रॉस्ड ओवर एंड लिटरली जैसे तुमने कहा तुम्हारे वालिद ने भी सजदा किया तो मेरे वालिद ने भी सजदा किया। हम तो बच्चे थे, मोहम्मद अली और ज़ेबा थे हमें ग्रीट करने के लिए एट द बॉर्डर। और आई थिंक वी वर गिवन 300 रुपीज़ फैमिली एंड अ टिकट टू कराची, जो जाना चाहते थे कराची। दूसरे दिन हम शायद ट्रेन पकड़े या उसी दिन ट्रेन पकड़ के हम कराची पहुंच गए। रिमेंबर वी लैंडेड इन कराची ऑन द 29th of November 1973 एंड 1 दिसंबर को मैं NED यूनिवर्सिटी पहुंच गया। कितने दिनों बाद? 1 दिसंबर, 2 days। ओके, 2 days। मेरे वालिद के एक दोस्त थे अहमद अंकल, कमांडर, नेवी कमांडर थे वो, उनके भतीजे थे शहजाद अहमद। आई स्टिल रिमेंबर हिम फॉर दिस काइंडनेस। ही केम टू मी एंड सेड फ़हीम चले यूनिवर्सिटी NED? आई सेड यस ऑफ कोर्स। तो ही टुक मी टू द यूनिवर्सिटी, ही वाज हिमसेल्फ स्टडीइंग देयर इन द फाइनल ईयर। मेरे पास ये सब चीज़ें हम कैरी कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स ये वो सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो फाइनल ईयर का मेरे पास 3rd ईयर की तो मार्कशीटें थी, फाइनल ईयर की कुछ सबूत वगैरह थे, वो हमने NED यूनिवर्सिटी को दिया। उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन दे दिया। उन्होंने ये कहा कि आपको वहाँ से एक ये मंगवाना हो कि फाइनल ईयर में आप थे। तो खैर ख़त्म किताबत की तो वहाँ से आ गया, बंगला में आया सारा जो कुछ। तो फिर वो कराची यूनिवर्सिटी में भेज के उसका ट्रांसलेशन करवाया गया। तो फिर NED एक्सेप्टेड मी and this is I'm talking about 1st December 1973 और क्लासेस शुरू हो गई। इसमें हम बाद में आते हैं। तो अब आप पाकिस्तान तो आ गए आप। सो नाउ इफ वी हैव टू सम अप दिस, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या टेक अवे था उसका लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर अगर देखा जाए, गोइंग फ्रॉम फ्रीडम टू फॉल, फिर आप कैंप गए, कैंप के अंदर तो डेफिनेटली यू लर्न द सर्वाइविंग स्किल्स। You learned human nature is so good to surviving skills तो मैं नहीं कहूँगा, because survival तो मेंटेन किया हुआ था उन्होंने। खाना दे दिया था, रहने की जगह दे दी थी, प्रोटेक्शन दे दिया था आपको, you couldn't get out, वो सारी चीज़ें थी। तो but you saw people how they behaved in a confined। कुछ लोग थे जो मुनासिब तरीके से बिहेव कर रहे थे, कुछ लोग थे जो becoming psychotic। ख़ास तौर पे मैं देखता था कि जो एडिक्शन वाली कहानी है, उस ज़माने में एडिक्शन सिगरेट्स ही होते थे। जी। किसी का सिगरेट ख़त्म हो जाता तो द लेवल दे वुड गेट गो टू गेट सिगरेट्स। और फिर चूँकि आप क्लोज कन्फाइंस में रह रहे हैं तो आपकी दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, कुछ लड़ाई झगड़े भी होते थे आपस में। सो वो चीज़ें भी हमने देखी। लेकिन जैसे आपने बताया कि देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, पढ़े लिखे भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। तो आई मीन लुक एट द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन नेचर, द अडॉप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हर आदमी 22 महीने रहा तो फिर वो उस एनवायरनमेंट के अंदर पहला हफ्ता मुश्किल गुजरा होगा, दूसरा हफ्ता उससे कम हुआ, लेकिन इन अ स्पैन ऑफ 22 मंथ्स देन नथिंग सीम्स डिफरेंट। वो तो अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को। तो आपकी सारी जो स्टोरी से इससे मुझे 2 चीज़ मुझे मिलती है कि पैसे तो आ जाएंगे, जान वापस नहीं आएगी। तो दैट वाज योर फादर्स डिसीजन एंड योर पेरेंट्स डिसीजन which was so true, and that was the wisdom, because you were young and you want to go aggressive, but there comes the wisdom। जिस जगह पे ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि इंसान किसी भी माहौल में जाता है
फिर इंसान अपने स्किल से, अपनी उसी चीज़ से आप कमांडर बन गए बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, कि वो अगर जनरल मैनेजर थे तो द लीडरशिप वाज देयर व्हिच वाज ऑब्वियस एंड ही बिकम्स इट। आप जैसे पाकिस्तान आए तो ऑब्वियसली आपकी 4 साल की या 5वीं साल की तालीम, जैसे हमने बोला, तो बेसिकली आप लोग जो पूरा बांग्लादेश से लेके वापस आए, नथिंग एल्स एक्सेप्ट तालीम का जेवर लेकर आए। एंड अब आप पाकिस्तान आ गए, अब हम यहाँ से अपना दूसरे सेगमेंट पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं कह दूँ। जी जी कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे नंबर 2 ब्रदर जो थे, ही वाज कमीशन्ड एज द आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट इन द आर्मी, जी जी and he was posted in artillery, and I think he was मुझे याद नहीं आया किसी सेक्टर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। अब जब फॉल हो गया ढाका का, ये तो यहाँ वो अकेला कट ऑफ है, पूरी फैमिली उसकी ईस्ट पाकिस्तान में है। अच्छा, वो उसकी जो इंडक्शन आर्मी में हुई थी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान हुई थी, जी जी तो सारे जो दोस्त थे उसके बंगाली थे जो ईस्ट पाकिस्तान से इंडक्ट होके आए थे। अच्छा, यहाँ के जो बंगाली जितने ऑफिसर्स थे उनको कैंप में डाल दिया गया पाकिस्तान, जी जी पाकिस्तान में। सो अजीम के ऊपर वो सवाल आया कि व्हाट डू यू वांट डू यू वांट टू स्टे और यू वांट टू यू नो। तो बंगाली ऑफिसर्स ने उसको कन्विंस किया कि यार तुम्हारी यहाँ ज़िंदगी क्या है, तुम्हारी तो कोई भी यहाँ नहीं है, तुम्हारे वालिद वालदा फैमिली सारी ईस्ट पाकिस्तान में है, तुम यहाँ रह के क्या करोगे, तुम चलो हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान में, एंड यू आर एन ईस्ट पाकिस्तानी। So he also put his name down for repatriation to East Pakistan. So he was in the camp here and we were in the camp there. Wow. You know, so this is like a novel. जी जी अच्छा, 6-8 महीने तो हमें पता ही लगा कि अजीम है कहाँ। बिल्कुल कोई ख़त किताबत ही नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर जाके 6-8 महीने के बाद पता लगा कि यार अजीम के साथ ये हुआ है कि उसने रिपैट्रिएशन के लिए और शगाई फोर्ट में उसको विद ऑल दी अदर ऑफिसर्स उसको वहाँ पे इनकार्सरेट किया हुआ है, and he will be repatriated to East Pakistan. जी जी So anyway, when we landed here in Karachi in December '73, one of the first things my father did was straight away went to Pindi. जी Met all the generals there that he could meet and tell them the story कि यार ये कहानी है, अजीम की ये कहानी है, he's from a Urdu speaking family, not a Bengali, जी and we are all, you know, in the camp, we got repatriated and we don't want him to be repatriated. जी So he was given an honorable discharge from the army because उन generals ने कहा कि देखो इसमें आर्मी में इसका फ्यूचर अब है नहीं। बिल्कुल He was a very bright boy. He जी passed with merit in Kakul, जी जी कमीशन हुआ था और फिर उसको honorable discharge मिल गया और फिर वो निकल गया वहाँ से। That's how after so many months we got together as a family. I think जनवरी वगैरह में कराची आप लोग आए? कराची, हाँ, कराची 73 जनवरी वगैरह में कजीम भी छूट के आ गया, टुगेदर।